आप देख रहे न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। हिंदू जनमानस के मन में हमेशा से इस बात का सवाल उठता रहा है कि जब देश की अदालत ने राम मंदिर निर्माण पर अपना फैसला सुना दिया है तो आखिर राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा, कब भूमि पूजन होगा, कब मंदिर की नींव रखी जाएगी। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री कार्यालय से उस वक्त बड़ी खबर आई जब ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे। इस ऐलान के बाद करोड़ों हिंदुओं की आस्था एक बार फिर हिलोरे मारने लगी है। श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। तय हो चुकी है राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख। पांच अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में करेंगे भूमि पूजन। काशी के पुरोहितों के हाथों पड़ेगी मंदिर निर्माण की नींव। ये वही ईंट है जिसके अनुष्ठान पर दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था हिलोरे ले रही है। ये वही 40 किलो वजनी चांदी की पावन ईंट है जिससे राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी। चांदी की दमकती हुई ईंट उसी शिला पूजन का हिस्सा है जिसे 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से रखेंगे। शिला पूजन के समय ये चांदी का है पूरा, शिला पूजन के समय ये रखा जाएगा और मोदी जी के हाथ से रखा जाएगा। एक तरफ देश कोरोना की वजह से कई मुश्किलों का सामना कर रहा है तो दूसरी तरफ सीमा पर चीन के साथ विवाद लगातार खींचता जा रहा है। ऐसे में असमंजस बना हुआ था कि राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन की तारीख कब होगी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में पीएम मोदी के कार्यक्रम का जिक्र करें तो 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:10 तक पीएम अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान सुबह 8 बजे से ही भूमि पूजन का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि अनुष्ठान काशी के पुरोहित संपन्न कराएंगे। ये 5 अगस्त इसलिए भी खास है क्योंकि सावन का आखिरी दिन है। इस दिन सर्व सिद्धि योग माना गया है। इस लिहाज से ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अगर इस दौरान भूमि पूजन किया जाए तो सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है, लिहाजा इस शुभ मुहूर्त में पूजन किया जा सकता है। यही देखकर इस तिथि को फाइनल किया गया है। इतना ही नहीं, इस बार राम मंदिर निर्माण की भव्यता को लेकर भी कुछ नया किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि कुछ अहम बदलावों के साथ राम मंदिर का मॉडल दोबारा बनाया जाएगा। ट्रस्ट में महासचिव चंपता ने बताया कि अब रास्ता साफ हो गया है कि राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया जाए। इसके लिए अब L&T के जो इंजीनियर हैं और जो आर्किटेक्ट हैं गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा, उनको ये जिम्मेदारी जारी है कि नक्शे में बदलाव करते हुए अब उस पर काम शुरू कर दें। 147 फीट की जगह 161 फीट मंदिर ऊंचा होगा। यही नहीं, अब 3 गुंबद के बजाय मंदिर में 5 गुंबद बनवाए जाएंगे, यानी कि ये मंदिर अब और भव्य होगा। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर मंदिर के मॉडल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। पहले ये मंदिर आयताकार था, लेकिन अब इसे क्रूसीफॉर्म आकार में तैयार किया जाएगा। पहले मंदिर में 2 मंडल तैयार किए गए थे, लेकिन अब 5 मंडल होंगे। गर्भगृह के ऊपर मुख्य गुंबद के अलावा 3 मंडल गर्भगृह के बाद होंगे। उसके बाद मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक छोटा मंडप होगा। पहले मंदिर का आकार 313 गुणा 149 फीट था और अब इसका आकार 344 गुना 235 फीट किया जाएगा। मंदिर के शिखर की ऊंचाई पहले 138 फीट थी, जिसे बढ़ाकर अब 161 फीट कर दिया गया है। पहले मंदिर में लगने वाले पत्थर की मात्रा
2,43,000 घन फीट आंकी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3,75,000 घन फीट कर दिया गया है। इसके अलावा मंदिर के क्षेत्रफल में भी बदलाव किया जाएगा। मंदिर के स्वरूप पे क्या चर्चा हुई है? स्वरूप पे चर्चा हुई। लोगों की इच्छा थी कि भव्यता और दिव्यता के साथ समझौता न किया जाए। ट्रस्ट की भी इच्छा यही थी, तो उसको ध्यान में देते हुए अभी जो दिया गया था जिस आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को, उन लोगों ने जो सॉइल टेस्ट वगैरह किया उसके आधार पर में हुआ कि नहीं उसको थोड़ा सा विस्तार हम कर सकते हैं। तो उसकी हाइट में 161 फीट कर दिया गया जो 141 फीट था। चौड़ाई में जो पहले 3 गुम्बद था 5 गुम्बद हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी सारी जगह को समतल भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, मंदिर के निर्माण का काम जिस लार्सन एंड टर्बो कंपनी को सौंपा गया था वो मिट्टी की ताकत का आंकलन करने में भी जुट गई है। इसके अलावा 1990 से गुजरात के जिन आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के कंधों पर इस मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी थी, वही इसे आगे भी देखते रहेंगे। लार्सन टुब्रो 60 मीटर गहराई तक मिट्टी के सैंपल ले रहा है और वो सैंपल लेकर उसका रिपोर्ट आएगी। 200 फीट नीचे 60 मीटर नीचे मिट्टी की ताकत कितनी है, इसके आधार पर नींव की ड्राइंग तैयार होगी। पत्थर कहाँ से आएगा, पत्थर कौन लाएगा, पत्थर की ड्राइंग कौन तैयार करेगा, इस बारे में निर्णय हो गया कि 1990 से सोमपुरा मार्बल, सोमपुरा सीबी चंद्रकांत भाई सोमपुरा जो इसको देख रहे हैं वही भविष्य में देखते रहेंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ लोगों से सहयोग लिया जाएगा, लेकिन ये सब उसी वक्त शुरू होगा जब कोरोना काल के हालात सामान्य हो जाएंगे। परिस्थितियां सामान्य होंगी तब हम 10 करोड़ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करेंगे। इस पर आज आम सहमति बनी है। मुहूर्त देख करके तो काम होते हैं ना, इसलिए ये किया है। फिर ये कोरोना का संकट जब एकदम ठीक हो जाएगा तब धन संकलन के लिए हम देशव्यापी अभियान करेंगे। पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने की खबर से संत समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। संत समाज अब 5 अगस्त की तारीख का शिद्दत से इंतजार कर रहा है, जब पीएम मोदी के हाथों से राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। अयोध्यावासी बिल्कुल उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और जो भी होगा कितना सम्मान उनके किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी भूमि पूजन में आ रहे हैं। विगत लगातार हिंदू जनमानस ने संघर्ष किया, साधु संतों ने संघर्ष किया, जिसका परिणाम है कि इतने दिनों लगातार संघर्ष के बाद ऐसा पुण्य घड़ी आ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन, शिला पूजन के लिए आवेंगे, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को देने और वहां भव्य राम मंदिर निर्माण करने का फैसला दिया था, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के बाहरी क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी। लेकिन कोरोना काल की वजह से देश में हुए लॉकडाउन ने हालात को जस का तस बना दिया था। लेकिन अब एक बार फिर जब राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन की तारीख तय हो चुकी है तो सियासत के गलियारों में बेहद खुशी है। उसका परकोटा जो बनेगा वो भी भव्य दिव्य बनेगा परकोटा, तो ये सब में आप समय लगने वाला है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में समय नहीं लगने वाला है। भूमि पूजन होते ही मंदिर का निर्माण काम ये प्रारंभ हो जाएगा। जाहिर है 5 अगस्त की तारीख हिंदू जनमानस के लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाली है, क्योंकि यही वो तारीख होगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से रखी जाने वाली इस चांदी की ईंट पर भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। अयोध्या में भारत के आराध्य श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होने जा रहा है, लेकिन पड़ोसी देश नेपाल या कहें कि राम की ससुराल, जहां से रामायण और राम कथा का अटूट नाता है, वहां के प्रधानमंत्री ओली भारत की अयोध्या का वजूद नकारने में जुटे हैं। ओली का दावा है कि जिस अयोध्या में सीता का विवाह हुआ था वो नेपाल में ही है।
लेकिन नेपाल में अयोध्या जैसी कोई जगह है ही नहीं। जिसे ओली अयोध्या बता रहे हैं वो दरअसल नेपाल के चितपावन में एक छोटा सा वाल्मीकि आश्रम है। अयोध्या में मंगल मेला की तैयारी हो रही है। राम की नगरी में उल्लास का रंग छाने वाला है। भारत के आराध्य देव की नगरी बरसों से जिस पावन घड़ी का इंतजार कर रही थी वो बस आने ही वाली है। सरयू तट पर सदियों से उदास खड़ी अयोध्या में एक बार फिर मंगल गीत गाए जाएंगे जब राम की अयोध्या में रामलला के मंदिर का शिलान्यास होगा। राम जन्मभूमि पर बड़े उत्सव की तैयारी की जा रही है, लेकिन राम की ससुराल कहे जाने वाले नेपाल में वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अलग ही राम राग अलाप रखा है। केपी शर्मा ओली का दावा है कि राम की असली जन्मभूमि नेपाल है। ओली के मुताबिक प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण में जिस अयोध्या का उल्लेख है वो नेपाल के बीरगंज के पास एक गांव है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। भारत का राजकुमार राम है, सीता जी। भारत का होइन, अयोध्या का अयोध्या भनेको वीरगंज भन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर यहाँ अयोध्या वीरगंजको पश्चिमपट्टि टोलीमा। ओली के मन पर चीन की कुटिल चाल का साया ऐसा पड़ा है कि वो चीन के ही रंग में रंग गए हैं। चीन के शासक माओ त्से तुंग ने 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी और चीन को अपने मन मुताबिक संस्कृति में ढालने के लिए अत्याचारों का दौर शुरू कर दिया था। चीन के पुरानी पहचान के नामो निशान मिटा दिए गए, शहरों के नाम बदले गए, पुरानी इमारतें गिरा दी गईं, इमारतों के नाम बदले गए। चीन में रेड गार्ड्स नाम से एक युवा संगठन उभरा जिसका काम था माओ की शिक्षा फैलाना। माओ के रेड गार्ड्स ने देश भर में घूमकर सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर दिया। हालांकि नेपाल की पीएम ओली सरकार ने दमनकारी एजेंडा नेपाल पर नहीं थोपा है, लेकिन इसे चीन की संगत का असर ही कहा जाएगा कि सदियों से जो नेपाल की सांस्कृतिक विरासत है उसे ओली नई पहचान देने में जुटे हैं। इसीलिए नेपाल में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री जिस जगह को अयोध्या बता रहे हैं वो नेपाल के बीरगंज जिले में परसा जिले का ठोरी गांव है। नेपाल के ठोरी चितवन नेशनल पार्क और परसा नेशनल पार्क के बीच बसा एक गांव है। ये भारत के बिहार राज्य से सटा इलाका है। जनकपुर भी पास में ही है जो सीता की जन्मस्थली है। अयोध्या से हर साल राम बारात निकलकर जनकपुर जाती है। जनकपुर में राम बारात का भव्य स्वागत होता है और ये भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक रिश्ते की एक खास पहचान है। झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। महाकाव्य रामायण की मान्यता के मुताबिक पूरे भारत और नेपाल में माना जाता है कि जनकपुर में ही सीता का विवाह हुआ, लेकिन ओली अलग ही दावा ठोक रहे हैं। इस दावे के पीछे दो वजह हैं। पहला, सीता की जन्मस्थली जनकपुर का पास में होना और दूसरा, ठोरी के नजदीक चितवन में सीता का नाता होना। नेपाल के चितवन में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। इस आश्रम के बारे में मान्यता है कि सीता के दोनों पुत्रों का जन्म इसी आश्रम में हुआ था। इसी चितवन के आश्रम से कुछ दूरी पर ठोरी गांव है। अब ओली की हट है कि ठोरी गांव को राम जन्मभूमि साबित करना है, इसलिए
ठोरी गांव में नेपाल का पुरातत्व विभाग खुदाई करने की तैयारी कर रहा है। पुरातत्व विभाग अपने अध्ययन में इस बात के सबूत जुटाने की कोशिश करेगा कि ठोरी गांव में राम का जन्म हुआ था। ठोरी गांव में खुदाई के लिए नेपाल के मंत्रालयों और पुरातत्व विभाग के बीच चर्चा चल रही है। ये सारी कार्रवाई नेपाल के पीएम ओली के इशारे पर की जा रही है, क्योंकि जब से ओली के सिर पर चीन ने हाथ रखा है, तब से नेपाल सरकार सदियों पुराने साथी भारत के साथ अपना सांस्कृतिक नाता और विरासत को अलग करने की कोशिश में लग गई है। ओली पर आरोप लगते हैं कि चीन ने उनके लिए खजाना खोल दिया है और ओली समझ रहे हैं कि चीन उनका मददगार है, लेकिन ओली भूल रहे हैं कि अपनी अलग पहचान बनाने के फेर में कहीं नेपाल अपना वजूद ही ना खो बैठे।